मेडिकल एस्थेटिक्स होते क्या है, मतलब क्या है असल रूप में? थोड़ा एस्थेटिक मार्केट इंडिया में अभी बहुत छोटा है। अभी हम कहीं नहीं हैं, हम चाइना से 15-20 साल पीछे हैं। मिडिल क्लास पॉपुलेशन नाउ गेटिंग अवेयर अबाउट स्किन, बॉडी, हेयर, दे स्टार्टेड स्पेंडिंग। तो ये मार्केट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो DIY कुछ बताते हैं कि ऐसा 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 कर लो, आपकी स्किन कोरियन स्किन हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, आपके साथ सेट हो, आप बहुत अच्छा दिखने लग जाओगे। डॉक्टर्स को आपकी स्किन पता होती है। अभी इंडिया का जो स्किन टाइप है ज्यादा करके टाइप 4, 5, 6 का है। टाइप 1 मतलब आज OTC प्रोडक्ट की आप सेल गिरा दोगे ऐसा तो। मुद्दा OTC का नहीं है। मुद्दा है कि आप डॉक्टर से पूछो ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है कि नहीं। भले ऑनलाइन बिक रहा हो। लोग मूवी जाके 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाते हैं, पर डॉक्टर को 500 रुपये कंसल्टेशन देने से प्रॉब्लम है। अगर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि और नहीं, हमने तो नहीं कराया, वो फिर छुपाते हैं क्यों है जब ये ऑलरेडी ये प्रोसेस। एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो होता है कि मैं नेचुरली ऐसे ही पैदा हुआ था। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। सर, क्या हाल है सर आपके? एकदम बढ़िया। रियली आज हैप्पी टू बी हियर। आज एक पॉडकास्ट में सर, थोड़ा सी बहुत ही डिफरेंट पॉडकास्ट होने वाला, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट होगा मेडिकल एस्थेटिक को लेके। बहुत ही डिफरेंट टर्म है। शायद मैंने भी आज ये अभी जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तभी मैंने भी पहली बार सुनी कि ये इस टर्म्स को यूज़ क्यों करते हैं। और एक इकलौती कंपनी है आपकी, आकार मेडिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि लिस्टेड कंपनी है। यस सर। वाह! तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं सर, बट उसके पहले आपके बारे में थोड़ा सी छोटा सी क्विक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस के लिए। So I am from Maharashtra, Mumbai, born in a Marathi family who never aspires to become a business person. So my mother said you cannot become a business person. So I decided to quit medical and enter business. So I studied in LTMMC Sion, passed out, and then I joined Piramal Healthcare. Then I was subsequently working with Pfizer, Galderma, which was in medical aesthetics, and then I joined Akar in 2015. And it was the dream of me and Mr. Dilip, who is the founder of the company, to take Akar to next level in medical aesthetics. So we got it listed on 27th of June. We are the first company in medical aesthetics to get listed on the NSE, especially on the NSE Emerge platform. So it's a new beginning for the entire aesthetic market. I think it could be a stepping stone. मतलब बहुत कम कंपनीज़ हैं जो मेडिकल एस्थेटिक में अनरेगुलेटेड मार्केट में, रेगुलेटेड मार्केट में जो ड्रीम कर रही थी कि लिस्ट हो जाए। तो आई थिंक वी हैव क्रिएटेड दैट हिस्ट्री एंड अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अदर्स टू फॉलो। बट बहुत छोटे टाइम में सर लिस्ट करा लिया कंपनी को। 2013 से लेकर 2025 ही हुआ है। कब लिस्टेड हुई सर कंपनी है? 27 जून, ये लास्ट मंथ, 30 दिन पहले। 2025 ओनली? 2025। ये वाह! बट 10-12 ईयर्स में अगर कंपनी लिस्टेड हो जाती, दैट मीन्स आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक्चुअली लिस्टिंग करने का एक रीज़न है। एस्थेटिक मार्केट इंडिया में अभी बहुत छोटा है। मैंने मेरे स्पीच में ना NSE में जब मैं बात कर रहा था, मैंने कहा था इंडियन मेडिकल एस्थेटिक इंडस्ट्री इज एट अ टिप ऑफ द टिप ऑफ द टिप ऑफ द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो मतलब अभी हम कहीं नहीं हैं, हम चाइना से 15-20 साल पीछे हैं। तो ये बहुत बड़ा मार्केट होने वाला है विद मिडिल क्लास पॉपुलेशन नाउ गेटिंग अवेयर अबाउट स्किन, बॉडी, हेयर, they have started spending. तो ये मार्केट विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट इन नेक्स्ट 10-15 ईयर्स। और इस मार्केट में अगर हम रेगुलेट नहीं कर रहे, खुद के कंप्लायंसेस नहीं कर रहे, तो देन वी आर नॉट गोइंग टू बी द लीडर। तो वो एक था कि अगर NSE में लिस्ट होंगे तो कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस, उस सब में हम आगे रहेंगे। एंड वी वांटेड टू बी एन एथिकल एंड रेगुलेटेड कंपनी। तो वो एक रीज़न था लिस्ट होने का। तो सबसे पहले इस पॉडकास्ट में बात करते हैं मेडिकल एस्थेटिक्स होते क्या है, मतलब क्या है असल रूप में? थोड़ा सो डर्मेटोलॉजी एक मेडिकल फील्ड है जहाँ पे स्किन और स्किन रिलेटेड डिसीज के बारे में काम होता है। ओवर पीरियड दाद खाज खुजली वाले बीमारियों से आज आप किसी भी डॉक्टर चेम्बर में जाओगे तो खूबसूरत फोटोज, इमेजेस, स्किन कोरियन ग्लास, ये सब अभी चेंज हो रहा है। हमारे हाइजीन इंप्रूव हो रहा है तो हमारे डिसीज पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। जैसे हम लाइफ बॉय की ऐड, हाथ धोने की ऐड देखते थे, आज वी सी एड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब कॉस्मेटिक जो कैटेगरी है ये आपके बॉडी में चेंजेस परमानेंट नहीं करती है।
ना सेमी परमानेंट। सेमी परमानेंट तो कोई वर्ड नहीं होता, आइदर यू आर प्रेग्नेंट यू आर नॉट प्रेग्नेंट। तो कॉस्मेटिक एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको टेम्पररी जो भी फील गुड फैक्टर देती है। एस्थेटिक इज समथिंग दैट चेंजेस योर बॉडी फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, किसी एक्ट्रेस ने अपने लिप में फिलर डाल लिया, तो वो फिलर आपके लिप को प्लम्प दिखाएगा, वो 6 महीने 9 महीने 1 साल तक वो रहेगा। सो एस्थेटिक मतलब आपके बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो विजिबल है और वो कुछ दिनों तक रहते हैं, शायद परमानेंट भी रहे हैं, जैसे इम्प्लांट्स है। तो मेडिकल एस्थेटिक ये डॉक्टर ड्रिवन इंडस्ट्री है, जहाँ प्लास्टिक सर्जन्स है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, आज नए मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स आ रहे हैं इस फील्ड में। तो ये वो चेंजेस, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, सर पे बाल नहीं और बाल आ गए। पर ये सर सेफ कितना है? मतलब जैसे आपने बोला कि लिप अगर छोटे हैं तो बड़े करा लिए कुछ टाइम के लिए, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। एक्चुअली बहुत सेफ है, बिकॉज आप एक एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं जो उस चीज़ में ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, और वो प्रोडक्ट जब आपके लिप्स में वो इंजेक्ट करते हैं, ये सब मेडिकली रेगुलेटेड, इंडिया की जो ड्रग रेगुलेटरी बॉडी है CDSCO, जो दिल्ली में बैठते हैं और ड्रग कंट्रोलर साइन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट अप्रूवल के लिए। तो एक जेन्युइन प्रोडक्ट अप्रूव होने के लिए 1 से 2 साल लगता है इंडिया में, अगर वो किसी और कंट्री में ऑलरेडी अप्रूव्ड है। ग्लोबली उसको अप्रूव होने में 8-10 साल लग जाते हैं, क्योंकि आपको फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 फेज़ 4 स्टडी करना पड़ता है। तो ये सारे प्रोडक्ट ड्यू रेगुलेशन से इंपोर्ट होके प्रॉपर ड्यूटीज पे करके आते हैं। अभी बहुत सारा अनरेगुलेटेड मार्केट भी है जहाँ पे लोग ये प्रोडक्ट ऐसे ही लेके आ रहे हैं और स्मगल करके और यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा एक पर्पज़ यहाँ आने का ये भी था कि डॉक्टर्स और कंज्यूमर में अवेयरनेस हो कि आप पैक चेक करिए कि प्रोडक्ट ड्यूली इंपोर्टेड है कि नहीं, उस पर इंपोर्ट लाइसेंस नंबर है कि नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन नंबर है कि नहीं। चलो अपन वो स्मगलिंग की तो बात छोड़ देते हैं, बट अपन तो ये बात कर रहे थे कि जो इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स है वो DIY कुछ बताते हैं कि ऐसा 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 कर लो, आपकी स्किन कोरियन स्किन हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा आपके साथ, सेट हो आप बहुत अच्छा दिखने लग जाओगे। तो वो कितना रिस्की है और डॉक्टर से काम कराना कितना रिस्की है? मतलब दोनों में से कितना अंतर है? डॉक्टर्स को आपकी स्किन पता होती है। अभी इंडिया का जो स्किन टाइप है ज़्यादा करके टाइप 4 5 6 का है। इंडिया एक बड़ा कंट्री है, तो टाइप 1 से टाइप 6 तक सब स्किन टाइप है। टाइप 1 मतलब कॉकेशियन स्किन, एकदम वाइट, जिसमें पिगमेंट बहुत कम होता है। हमारी स्किन में पिगमेंट है। तो जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं ग्लोबल मार्केट के लिए, ज़रूरी नहीं आपके लिए सूट करे। अब कोरिया में आप जाओगे तो उनका स्किन का टेक्सचर अलग है, पिगमेंट अलग है, तो उनके स्किन में कोरियन ग्लास स्किन मतलब जो शाइनी स्किन है वो आना ज़्यादा ईजी है, बिकॉज आपकी स्किन लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, हमारा पिगमेंट ज़्यादा है। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि आपकी स्किन कोरियन ग्लास होगी, ये 100% सही नहीं है। हाँ, आपकी स्किन टूवर्ड्स दैट अचीवमेंट कि मेरी स्किन क्लियर हो जाए, ब्लेमिश फ्री हो जाए। सो कोरियन ग्लास मतलब क्या, ब्लेमिश फ्री शाइनी स्किन, वो आप अचीव कर सकते हो, बट आपके डॉक्टर को पता है कि आपका स्किन टाइप क्या है, ऑयली है कि नहीं, सेंसिटिव है कि नहीं। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट को रेफर करो, आपका स्किन टाइप समझ लो और उसके बाद कोई भी ट्रीटमेंट लो। तो मतलब किसी भी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर का कंसल्ट लेना वो जरूरी है। बट अगर आप जाते हो तो क्या ऐसा रेड फ्लैग है? क्योंकि आजकल तो आप अगर गली में निकलोगे तो डॉक्टर के क्लिनिक ही बहुत सारे हैं, जितनी पॉपुलेशन नहीं उससे ज़्यादा तो क्लिनिक है। क्वालिफिकेशन चेक करना चाहिए, जैसे कोई MD डर्मेटोलॉजी है या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी है या प्लास्टिक सर्जन है, तो आपको आपको आइडिया आ जाएगा। जैसे क्या क्या रेड फ्लैग होंगे? मतलब एक आम आदमी, मतलब किसी को जैसे पता नहीं होगा, जैसे सेलिब्रिटी तो फिर भी उनके कोई मैनेजर होगा जो देख लेगा सर ये डॉक्टर अच्छा है ये नहीं है, बट सेलिब्रिटी तो कम है और आम इंसान ज़्यादा करवाते हैं चीज़ें। एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट और हमारे जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है उसमें सब डॉक्टर्स अपना सर्टिफिकेट बाहर लगाते हैं। तो डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट तो डिस्प्लेड होता है, तो आपको उसका सर्टिफिकेट और लाइसेंस नंबर दिखता है। तो एक बेयर मिनिमम उतना तो एक इंसान ने चेक कर लेना चाहिए कि भाई सर्टिफिकेट लगा है और लाइसेंस उसका ड्यूली रजिस्टर्ड है कि। दूसरा, आप डॉक्टर से वेरीफाई करो, आप पैसे दे रहे हो, आप डॉक्टर से पूछो कि सर आप क्वालिफाइड हो, तो आपका सर्टिफिकेट और सब प्रॉपर है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और आज तो सबका डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट कोई भी लिखता है तो ज़रूरी थोड़ी वो डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो आपको चेक करना ज़रूरी है, आप पैसे दे रहे हो और आपकी स्किन, तो स्किन अपने शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, आप उसके साथ रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आप स्किन पे जो भी लगाते हो आपके ब्लड में जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही जगह पे जाओ। जो भी स्किन पे लगाते हो ब्लड पे जाता है अंदर। ब्लड में जाता ही जैसे जाता मान लो सनस्क्रीन क्रीम लगा रहे हैं तो तो आपके वो भी। बॉडी में जाएगा ही उसके केमिकल्स। अभी बहुत रिसेंट डेटा आया हुआ है कि बहुत सारे सनस्क्रीन में थैलेट्स होते हैं जो बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और वो फीमेल हार्मोन्स को इम्पैक्ट करते हैं, और दैट कुड बी अ रीजन ऑफ PCOD लाइक सिम्टम्स।
और ये अलार्मिंग है, और ये नया नया डाटा आते जा रहा है, तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप सही जगह पे जाके आपके स्किन केयर को लो। सलोन्स और ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, बट ड्यूली रेगुलेटेड है क्या? इंडिया में BIS स्टैंडर्ड फॉलो होता है। आज कोई भी कॉस्मेटिक है वो FDA, लोकल FDA अप्रूव करता है या सेंट्रल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी अप्रूव करती है एज पर BIS स्टैंडर्ड। देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशंस जो अप्रूव्ड है, उससे ऊपर अप्रूव्ड भी नहीं होते। तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि प्रोडक्ट सही से मैन्युफैक्चर्ड है कि नहीं, लाइसेंस है कि नहीं। बट जैसे सनस्क्रीन की बात कर रहे हैं अपन, तो वो तो नॉर्मल OTC प्रोडक्ट है, कोई भी खरीद सकता है और कोई भी बना सकता है। खरीदने के लिए सर देखो ऐसा है, आप बाजार में हर चीज़ बिकती है, आपको आपकी स्किन के लिए क्या सही है अगर आपको पता है तो आप ले लो। तो आप क्या कह रहे हो कि क्रीम लगाने के लिए भी डॉक्टर के पास जाए हम? आप शुरुआत तो करो, आपको अंदाजा आ जाए कि आपकी स्किन टाइप ही मालूम नहीं है आप। नहीं, हाँ, नहीं होगी, मेरे को भी जैसे नहीं है जैसे। जैसे मेरी स्किन टाइप है, मेरी स्किन टाइप टाइप 5 या टाइप 6 है। मुझे आप अगर कुछ स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट लगा दो जो पील करेगा तो मेरी स्किन और डार्क हो जाएगी। अभी मुझे सनस्क्रीन कितना यूज़ करना चाहिए? आजकल बहुत सारे मिसनोमर्स हैं, शायद हमारी स्किन के लिए SPF 30 भी इनफ है, पर अगर मैं प्रोसीजर करता हूँ तो मुझे SPF 50 चाहिए। अब बहुत सारे नॉर्म से SPF 100 आ गया, SPF 80 आ गया, पर गवर्नमेंट है SPF 50 प्लस के ऊपर अप्रूव ही नहीं करती। तो ये तो पता ही नहीं लोगों को। अब लोग तो कुछ भी लेबल क्लेम कर सकते हैं। मतलब आप बोल रहे हो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट है जो सैलून के अंदर हम जाते हैं वो हम लगा लेते हैं, वो हमको बिना डॉक्टर की सलाह के, मतलब एक्सपर्ट की सलाह के लगाना ही नहीं चाहिए। आइडियल सिचुएशन है। अब लोगों को क्या लगता है, हम मूवी थिएटर जाते हैं। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था तो मेरा हमेशा ये कंसेप्ट था कि लोग मूवी जाके 500 रुपये का पॉपकॉर्न खाते हैं, पर डॉक्टर को 500 रुपये कंसल्टेशन देने से प्रॉब्लम है। बट आपकी लाइफ में उसके बहुत बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। तो बेटर टू गिव 500 फॉर कंसल्टेशन एंड गेट प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन। मतलब आज OTC प्रोडक्ट की आप सेल गिरा दोगे ऐसा तो, अपने इस पॉडकास्ट के माध्यम। शायद मैं भी कल खुद OTC में प्रोडक्ट लॉन्च करूँ। मुद्दा OTC का नहीं है, मुद्दा है कि आप अब डॉक्टर से पूछो ये प्रोडक्ट मेरे लिए सही है कि नहीं। भले ऑनलाइन बिक रहा हो, आप इंफॉर्मेशन लो, डॉक्टर के पास जाओ, गिव हिम द कंसल्टेशन फी और बोलो कि ये प्रोडक्ट है, ये उसके एक्टिव्स है, इज इट गुड फॉर मी और नॉट। और ये तो आजकल ChatGPT भी बता देता है। चैट जीपीटी देखो बहुत सिंपल मॉडल है, उसको आप जितना सिखाओगे उतना वो सीखता है। पर ChatGPT आपको डायग्नोसिस नहीं देगा, और कभी आप उससे सवाल पूछो कि ये मेरे स्किन के लिए सही है, वो हाँ या ना कभी नहीं बोलेगा। मैंने ट्राई किया है तो वो नहीं देता, वो नहीं देता, ही डजंट गिव द रिस्पॉन्स। आप बोलते हो कि साइंस मस्ट लीड टू ब्यूटी। यस, 100% है, 100% है, क्योंकि आज हमारा एक्सपोजर टू पोल्यूशन, रेडिएशन, एवरीथिंग इज सो है। तो हम हर वो चीज़ कर रहे हैं जैसे हमको रिस्क ऑफ कैंसर या रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, एवरीथिंग इज लीडिंग टू अ मल्टी ऑर्गन सिंड्रोम। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा, आकार की शुरुआत 2013 में हुई, 2013 में हुई थी, उससे पहले हो गई थी? आकार से पहले मिस्टर दिलीप की कंपनी थी कोहेरेंट मेडिकल सिस्टम्स, बट आकार एज एन एंटिटी जब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक लिमिटेड कंपनी बनाऊंगा, सी सेड ओके, आकार एस्थेटिक के रिलेटेड ब्रांडिंग करेंगे, तो उन्होंने आकार का नया गठन किया। तो क्या विजन के साथ शुरू हुई थी सर, और अभी मतलब क्या स्थिति, मतलब So, क्या विजन है आज भी? हमारे जो फाउंडर है दिलीप मेसवानी जी, मैं उनको फादर ऑफ इंडियन एस्थेटिक इंडस्ट्री बोलता हूँ। हमने इंडिया में पहला लेजर हेयर रिमूवल डिवाइस बेचा था। तो उन्होंने इंडिया में थ्रेड्स लाए थे, जो थ्रेड लिफ्टिंग प्रोसीजर होती है जो प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं। तो मुद्दा वहाँ पे है कि शुरुआत तो की है हमने, और इसलिए हम चाहते थे कि हम ही पहले बने जो लिस्ट हो जाए। और क्या क्या प्रोडक्ट है आकार के पास, मतलब किस तरह के प्रोडक्ट है और आप किस किस को सेल करते हो? सो आकार आज के दिन में हमारा टोटल फील्ड फोर्स ऑन ग्राउंड जो हम डॉक्टर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू सेल करते हैं, तो हमारे 150 से ज़्यादा सेल्स एम्प्लॉयज़ हैं, और हम 13,000 तक डॉक्टर्स कवर करते हैं, मोस्टली डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन्स। तो हम उनके पास इन क्लिनिक जो प्रोसीजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट जैसे केमिकल पील्स है, या हेयर के प्रोडक्ट्स है, हेयर के थेरेपी के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर के ब्लड रीजनरेटिव प्रोडक्ट्स है, फिर फिलर जो लिप में डालते हैं या फेस में डालते हैं। राजकुमार राव जी ने बताया था कि उन्होंने चिन में फिलर डाला हुआ है, वो तो सबको पता है। अभी उर्फी जावेद है, उसने अपने लिप के फिलर डिजॉल्व किए। तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं ये हम डॉक्टर्स को देते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल की मशीन है, टैटू रिमूवल की मशीन है।
बट उर्फी जावेद की बात करें तो उन्होंने जब लिप फिलर कराया तो उन्होंने बोला ये तो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा भी है। नहीं, उन्होंने जो प्रोसीजर किया उसमें उन्होंने उनका काम किसी और डॉक्टर के यहाँ पे फिलर इंजेक्ट हुआ था, वो काम शायद ऊपर नीचे हुआ और उन्होंने किसी और डॉक्टर के पास जाके वो निकल आया। सो ये रिवर्सिबल प्रोसीजर है फिलर, और फिलर खुद से भी डिजोल्व हो जाता है 9-10 महीने में, पूरी तरह कभी नहीं होता बट कम हो जाता है। तो उन्होंने वो डिजोल्व किया। सो बेसिकली उसमें जो प्रोडक्ट यूज़ होता है वो हाइलोनिक एसिड है, और जो उन्होंने डिजोल्व किया उसको हाइल यूरोनडेस बोलते हैं, एंजाइम होता है जिससे उसको ब्रेक डाउन करते हैं। तो आकार आकार टेक्नोलॉजीज, आकार मेडिकल के अंदर आप प्रोडक्ट्स बनाते ज़्यादातर और वो सब डर्मेटोलॉजिस्ट को देते हैं। इंडिया में बहुत सारी टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं है, तो हम ज़्यादा करके जो प्रोडक्ट्स है वो इन लाइसेंस करते हैं। जैसे ग्लोबली रजिस्टर्ड, अभी यूरोप में नया गाइडलाइन आया, पहले सी था, अब यूरोप में नया गाइडलाइन है एमडीआर का। तो जो प्रोडक्ट एमडीआर रजिस्टर्ड है हम वैसे प्रोडक्ट्स इंडिया में लाके बेचते हैं, जो वापस हमको इंडिया में रजिस्टर करने पड़ते हैं। जस्ट बिकॉज उसको सी मिला हुआ है, इंडियन रेगुलेशन उसको अप्रूव नहीं करती। हम इंडिया में पेपर फाइल करते हैं सीडीएसयू में, उसका रजिस्ट्रेशन लेते हैं, इंपोर्ट लाइसेंस लेते हैं, उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी भर के वो मार्केट में आता है। अच्छा, अभी करेक्ट समझ में आया मेरे को कि मतलब आपकी कंपनी एक्चुअली करती क्या है और कैसे लोगों को हेल्प कर रही है। मेरे को अपन जब बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले तो सर आपने बोला था कि जो टैटू करवाते हैं उसकी जो नीडल आती है वो भी अनरेगुलेटेड है, वो आप शायद घर के पीछे ही बनी हो सकती है और उससे आपको बीमारी भी हो सकती है। सो आपको टैटू हो या कोई नीडल भी हो, बेसिक नीडल भी, डॉक्टर्स बहुत केयर लेते हैं कि ये कहाँ से मैं ले रहा हूँ। नीडल यूज़ होने के बाद कट होनी चाहिए। आपने कभी टैटू नीडल आपके सामने कट होते हुए देखी है? अगर देखी है तो अच्छी बात है, तो अच्छा टैटू वाला है, नहीं हो रही तो चांसेस है कि रीयूज़ हो। क्योंकि इंडिया में तो ऐसा मार्केट है कि आप रिसाइकल कर दो, रीपैक कर दो, आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा। सो ऑब्वियसली हमेशा स्केयर रहता है। सो आपको प्रॉपरली चेक करना चाहिए कि वो कहाँ से आया, पैकिंग है अप्रूव्ड है कि नहीं, स्टरलाइज्ड है कि नहीं, क्या क्या एसेप्टिक प्रिकॉशन यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो सारे जितने भी टैटू वो बनाने जो बनवाने का शौक रखते हैं, अगर आज वो पॉडकास्ट देख रहे होंगे तो उनको से ये डरने की बात नहीं है, बट कॉशन तो हमेशा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज टैटू तो बहुत लोग करवाते हैं, मेरे घर में भी लोगों ने करवाया, बट अच्छी जगह कराए। मेक श्योर कि जो नीडल यूज़ हो रही है यू बी कॉशियस कि वो सही हो, और जो बंदा टैटू कर रहा है वो प्रॉपर एसेप्टिक प्रिकॉशन ले रहा है आपके स्किन के साथ। जैसे मुझे किलोइडल टेंडेंसी है तो, या मुझे एलर्जिक पोटेंशियल है, तो मैंने केमिकल स्किन पे कुछ लगाया तो मुझे एलर्जी हो सकती है। तो हर एक को अपने खुद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इवन टैटू करने से पहले आप आपके डॉक्टर से पूछो कि एम आई सूटेबल कैंडिडेट, ये डाई से मुझे कुछ हो सकता है कि। डॉक्टर टैटू नहीं करेगा, बट आप आपके स्किन पे कुछ करने वाले हो तो ये आपके लिए सही है या नहीं, वो डॉक्टर से पूछ लो आप। और थ्रेडिंग की बात भी कर रहे थे सर हम कि थ्रेडिंग कराने से भी आजकल लिवर इम्पैक्ट पड़ जाता है। नहीं नहीं, सी इंडिया में ना बहुत बार थ्रेड भी शायद रिपीट यूज हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, मिलियन मिलियन माइक्रोस्कोपिक डिटेल में आप जाओगे, माइक्रॉन्स में, तो भी एक हेपेटाइटिस सी वायरस या बी वायरस वो थ्रेड पे लगा हो सकता है और वो किसी और को ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये हेपेटाइटिस सी और बी और एचआईवी, ये ऐसी बीमारियां हैं जो जब थ्रेडिंग करते हो बहुत बार खून भी निकल सकता है या माइक्रो माइक्रो ब्लीड हो सकती है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप थ्रेडिंग भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि थ्रेड नया हो। स्टरलाइज की तो बात आती ही नहीं है, थ्रेड तो इतनी सस्ती चीज़ है कि नया ही यूज़ होना चाहिए। सो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने गए अपने थ्रेड के आपको कुछ नहीं होगा। एवरी स्मॉल प्रोसीजर दैट यू डू आउटसाइड कैन लीड टू, ब्रश करने से आजकल फैल जाता है दूसरे का, किसी का ब्रश यूज़ करने से। किसी दूसरे का ब्रश यूज करने से। तो आप थ्रेड यूज़ कर रहे हो तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। सो यू हैव टू बी केयरफुल। यार डराना इम्पोर्टेंस नहीं है मेरा, मतलब मेरा पर्पस डराना नहीं है। पर्पस है टू क्रिएट अवेयरनेस कि आप आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो गो एंड मीट राइट पीपल एंड डू राइट थिंग्स एट राइट प्लेसेस। तो जैसे ऑनलाइन कंपनीज जो घर पे भेजती है सैलून के प्रोडक्ट की भी है कि आप ये यूज़ कर लो, मतलब जो आजकल तो बड़ी बड़ी सिटीज़ के ऐसे अंदर। बहुत सारे कॉस्मेटिक ऐसे हैं जो शायद स्किन को फील गुड दे और 2-3 दिन तक ग्लो दे दे, शाइन दे दे। मेरे बेसिकली आपकी स्किन की ऊपर की परत है एपिडर्मिस, उसको हटा दिया तो आपकी स्किन शायद थोड़े दिन शाइन करे, बेसिकली उतना ही करेगी वो, आपकी स्किन पे ज़्यादा कुछ नहीं करेगी। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म कोई भी बेनिफिट चाहिए तो उसका स्टेपिंग स्टोन है कि राइट डायग्नोसिस हो कि आपकी स्किन ऐसी क्यों है, आपको राइट प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो वो आपको एक डॉक्टर ही बता पाएगा कि आपकी स्किन कैसी है और आपको क्या करना चाहिए।
आजकल पहले तो ये देखा जाता था सर कि सिर्फ लेडीज के लिए ही है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, पर अभी तो जेंट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और एस्थेटिक में भी ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर। ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब मैं वो एक ऐड देखता था, किसी एक्ट्रेस का आता था स्कूटी पेप का, व्हाई शुड गाइज हैव ऑल द फन। तो वैसा हो गया अभी, व्हाई शुड फीमेल्स ओनली लुक ग्रेट। आई थिंक इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज ग्रूमिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया हमारे डे टू डे लाइफ का। जैसे अब नाउ कीपिंग बियर्ड एज इज ट्रेंड। मुझे याद है मैं स्कूल में बाल बड़े नहीं रख सकता था, अब मैं बाल बड़े भी रख सकता हूँ, कैसे भी काट सकता हूँ। सो थिंग्स आर चेंजिंग, ऑब्वियसली सेल्फ ग्रूमिंग इम्पोर्टेंट है एंड एवरीबडी वांट्स टू लुक। और पैसा है लोगों के पास, डिस्पोजेबल इनकम है, और स्पेशली कोविड के बाद पीपल हैव बिकम मोर अवेयर ऑफ स्पेंडिंग ऑन सेल्फ, और खुद को खुश रखने की कोशिश करते हैं। पर अभी भी सबसे बड़ी अनरेगुलेटेड इंडस्ट्री है एस्थेटिक मेडिकल। ओवरऑल हमारा जो कॉस्मेटिक और एस्थेटिक इंडस्ट्री है ना, बहुत सारे चीज़ें बाहर से आ रहे हैं। अब कोरियन बोल के कुछ भी लोगों को बेचा जा रहा है। आप ये तक नहीं चेक करते कि चैनल से आया है कि नहीं। कोरिया में एक फेक, कौन चेक करेगा? जैसे डॉक्टर है, डर्मेटोलॉजिस्ट है, वो क्यों चेक करेंगे? उनका तो काम है ना कि प्रोडक्ट मिल गया, किसी एमआर ने मेरे को दिया या फिर मैंने कहीं से मंगा लिया, तो उनको तो लगेगा नहीं ये तो अच्छी कंपनी ने बनाया बहुत होगा। सिंपल चीज़ें है। अगर कल किसी पेशेंट को कुछ हो गया, सपोज आपको या मुझे कुछ हो गया, और मुझे थोड़ा भी डर है कि ये उस प्रोडक्ट से हुआ है, तो मैं क्या करूँगा? मैं डॉक्टर के ऊपर केस कर सकता हूँ। प्रैक्टिस किसी डॉक्टर की जाएगी, सॉरी नाम किसी का। सॉरी यहाँ पे कट करने के लिए, बट थोड़ा सी एक मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी वाला सवाल यहाँ पे आ रहा है कि जैसे मान लो एक दांत का डॉक्टर है, उसने तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, पर वो अगर लास्ट में अगर रूट कनाल करेगा या फिर किसी का दांत निकालेगा, वहाँ पे भी एक वेन होती है, वो भी गलती से कट गई या कुछ हो गया, तो भी उसका लाइसेंस रद्द हो सकता है। नहीं होता है ऐसे, बिकॉज सिर्फ प्रोसीजर, आप कंसेंट साइन करते हो, बट आपने कोई गलत प्रोडक्ट ही यूज़ किया है। तो डॉक्टर को देखना जरूरी है पहले कि कहाँ से प्रोडक्ट आया, मैं कहाँ से लिया है प्रोडक्ट। ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप किसी को प्रोडक्ट दे रहे हो। अब बहुत सारे प्रोडक्ट है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी गलत है। अच्छा, स्किन केयर की इंडस्ट्री जो है वो कितनी बड़ी हो गई है सर? मतलब अभी जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट कितने हैं इंडिया के अंदर और कितना बिजनेस हो रहा होगा? अब IADL जो बॉडी है डर्मेटोलॉजिस्ट की, इसके आई थिंक 17,000 से ज़्यादा डर्मेटोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड है अक्रॉस इंडिया, तो काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है। एंड आई थिंक वर्ल्ड में वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट डर्मेटोलॉजी फ्रेटर्निटी। आई थिंक जो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस होता है डर्मेटोलॉजी का, इट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट। सबसे बड़ी बॉडी है वो तो वी हैव गुड नंबर ऑफ डॉक्टर्स। अब सही, और आई थिंक हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं एज डॉक्टर्स, एंड हमारा नॉलेज लेवल बहुत सारे कंट्री से बहुत बेटर है। लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बट उनको मालूम नहीं है कि आवर डॉक्टर्स आर मच बेटर देन द डॉक्टर्स अवेलेबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं वो, उनका करिकुलम बहुत डिफिकल्ट होता है, हार्ड वर्क होता है। मैं कुछ टाइम पहले भी फ्लाइट से आ रहा था दिल्ली टू बैंगलोर। सो एक लेडी मेरे साथ बैठी थी, तो काफ़ी डरी हुई थी, तो बोला मेरे को फ्लाइट से डर लगता है अभिषेक, तो मेरे से बात करते रहिएगा। मैं कहा ठीक है, बात करते रहते हैं। मैंने तो बात करते करते पता चला कि वो न्यूजीलैंड रहती है। मैंने कहा न्यूजीलैंड में क्या करते हैं आप? बोले मैं नर्स हूँ वहाँ पे। मैंने बोला अच्छा। मैं कहा कैसा है हेल्थ केयर, कैसा है मतलब वहाँ पे, कैसा है यहाँ कैसा है? बोले अभिषेक जी क्या बताऊँ कि वहाँ के डॉक्टरों को कुछ नहीं पता है, सब इंडियन डॉक्टर ही वहाँ पे। हम लोगों को ज़्यादा आता है वहाँ पे, हम लोगों को बहुत मतलब हम लोग एक्सपर्ट हैं, हम लोग वहाँ जाके इन्हीं लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ज़्यादातर रिसेप्शनिस्ट या नर्स हम लोग ही है वहाँ पे, इंडियंस ही है। तो इन पूरी दुनिया को ये पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा एक्सपर्टीज़ पाई जाती है। अगर इंडिया में कुछ रेगुलेटरीज ऐसी बन जाए, फिर चीज़ें ऐसी हो जाए जिससे इंडिया के लोग ज़्यादातर इंडिया में रहना पसंद करें, उनको पेमेंट ज़्यादा मिलने लग जाए, सुविधाएं ज़्यादा मिलने लग जाए, तो शायद जो भी अनरेगुलेटेड मार्केट है वो रेगुलेशन में आने चालू हो जाएंगे। सी अनरेगुलेटेड मार्केट दो वजह से है। एक, हमारी सरकार, अभी जो एस्थेटिक मार्केट है बहुत छोटी है, इसमें आप एस्थेटिक को कॉस्मेटिक की तरह कस्टम ड्यूटीज लगी हुई है, तो जो प्रोसीजर है 2 रुपए का, वो 4 रुपए का हो जाता है। आपको आपको इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को इस तरह देखना है कि इट कुड बी एन इंडस्ट्री दैट कुड गिव जॉब्स टू अ लॉट ऑफ पीपल। एक बहुत बड़ा बिजनेस है ये। एंड इफ यू रेगुलेट इट, यू कैन अर्न डिसेंट लेवल एट वॉल्यूम्स। आप एकदम हाई प्राइस करके प्रोडक्ट को रखा हुआ है, कस्टम ड्यूटीज बहुत हाई है, अब वैसे ही डॉलर और यूरो ने मार रखा है, तो जो सर्विस एक कंज्यूमर को लेनी है, अगर 1,000 रुपए की सर्विस है वो 4,000 की हो जाती है। तो
कंज्यूमर क्या करता है फिर, वो जो अनरेगुलेटेड मार्केट से आ रहा है, अनरेगुलेटेड चैनल से आ रहा है, नॉन रजिस्टर्ड है, वो बिना कस्टम ड्यूटी के है, वो 1000 का है, वो 1200-1500 में दे रहा है, तो वो इस तरफ फिर वो चले जाते हैं। सो रेगुलेशंस का ये साइड इफेक्ट है कि प्रोडक्ट महंगे होते हैं, और डॉक्टर्स जब प्रोसीजर करते हैं वो कंसल्टिंग लेते हैं, तो नॉन जो जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं वो ज़्यादा कंसल्टिंग नहीं लेता, तो आप ऐसे जगह पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो जहाँ पैसे बच जाए। सो पेनी वाइज पाउंड फुलिश है वही, हम 2 रुपये बचाने के चक्कर में 10 रुपये गवाते हैं। राहुल सर, आप तो डॉक्टर हैं, अब आगे गोल्डन रूल बताओ कि अगर कोई फिलर करा रहा है या इंजेक्टेबल लगवा रहा है तो क्या गोल्डन रूल होना चाहिए उसके लिए लगवाने से पहले? आई थिंक आज आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अवेलेबल है इंटरनेट पे, यू शुड गो एंड चेक कि कौन से ब्रांड्स है, क्या प्राइस पॉइंट्स है, क्या प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है। डॉक्टर भी आपको एक्सप्लेन कर देगा कि हाँ क्या डिफरेंस है, रजिस्टर्ड हो क्या है कि नहीं, इंडिया में रजिस्टर्ड है कि नहीं, पैक चेक करिए, एक्सपायरी चेक करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट गेट इन्फॉर्मेशन राइट एंड गो टू डर्मेटोलॉजिस्ट और अ प्लास्टिक सर्जन टू गेट द प्रोसीजर्स डन। देखिए कि वो जेन्युइनली डर्मेटोलॉजिस्ट भी है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम पे खुद को डर्मेटोलॉजिस्ट बोल देते हैं। वो कैसे पता करेंगे? मतलब आपने बोला कि तो सर्टिफिकेट देख लिया अपन ने, सर्टिफिकेट जैसे मैंने देखा, फिर कहाँ जाऊँ मैं देख के उस सर्टिफिकेट को? आप हर एक डॉक्टर का, जैसे कोई डर्मेटोलॉजिस्ट है तो उसका डर्मेटोलॉजी का सर्टिफिकेट लगा होगा बाहर, कौन सी बॉडी से, कौन सी इंस्टीट्यूट से पास आउट है। बट इतना वास्तव में देखते हैं कि आप सही बताना, इंडिया में कोई, इंडिया में तो छोड़ो नहीं, इंडिया में देखते नहीं है, बस ज़रूरी इसलिए क्योंकि फिर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हो, कोई कोई प्रोसीजर लाख रुपए की हो जाती है, तो आप कैसे चेक करोगे? पैसा आपका है, जान आपकी है, थोड़ी थोड़ी तो ज़रूरी है। हम कार लेने से पहले ज़्यादा रिसर्च करते मतलब कस्टमर की खुद की जिम्मेदारी है कि वो धोखे में है या नहीं है, ज़्यादातर 90% उसी की जिम्मेदारी है कि भैया कि आप दे रहे हो पैसा, आपने किया है, आपने, आपके साथ चाहे कुछ भी चीटिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है ऐसा। हैं। मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब मैं कार लेने जाता हूँ ना, तो मैं कितने एयरबैग्स है, क्या सस्पेंशन है, टायर कितने विड्थ के हैं, सब चेक करता हूँ। वो वही, बट खुद की जान को हम बहुत कम ये करते हैं। 10,000 का प्रोसीजर है, 2,000 का प्रोसीजर है, बट वो 2,000 का प्रोसीजर आपकी जान ले सकता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो सही जगह पहुंचिए, सही काम करिए, एंड लाइफ चेंज होता है। मैं आज वो आपसे बात कर रहा था तब कह रहा था कि जॉन सीना, जिसने आज आके बोला है न्यूज़ में कि मैंने हेयर ट्रांसप्लांट किया और मेरी लाइफ चेंज हो गई। सो हेयर ट्रांसप्लांट करना बुरी बात नहीं है, बट सही जगह करिए, सही प्राइस देखिए क्या है। ऐसे नहीं कि बहुत महंगा या बहुत सस्ता, बट हर चीज़ जो सस्ती होती है वो अच्छी होती है, ज़रूरी नहीं है। मतलब जॉन सीना ने तो आके चलो बोल दिया, पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि और नहीं हमने तो नहीं कराया, वो फिर छुपाते ही क्यों हैं जब ये ऑलरेडी ये प्रोसेस है? एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ ईगो होता है कि मैं नेचुरली ऐसे ही पैदा हुआ था, बट पता चल ही जाता है कि आपने कुछ करा है नहीं करा। इनफैक्ट ट्रेंड अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि हमने किया है कर, बट ग्लोबली एस्थेटिक मार्केट के एक इशू है ये कि जो प्रोसीजर करता है वो आके कभी बोलता नहीं कि मैंने किया कर। अरे क्या जरूरत पड़ती है, जैसे मतलब किसी का होठ बड़ा करना है तो क्यों करते हैं होठ बड़ा लोग, मतलब क्यों कराना है? आपकी फेस के प्रोपोर्शंस होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड एस्थेटिक प्रोपोर्शंस है उस प्रोपोर्शन में लेके आने की कोशिश करते हैं, सो दैट यू लुक बेटर, यू फील मोर कॉन्फिडेंट। जैसे अभी सेल्फी आने के बाद लिप फिलर के प्रोसीजर्स बढ़ गए हैं, क्योंकि सेल्फी में एपर्चर में कैमरा के एक एंगल पे लिप हमेशा छोटे दिखते हैं, तो पाउट आ गया, तो आप पहले फिलर नहीं करते थे, पाउट करते थे, पर पाउट नेचुरल नहीं लगता, तो फिर आप लोग फिलर करने लगे। करेक्ट। आज की डेट में इंटरनेट पे सबसे खतरनाक ट्रेंड कौन सा चल रहा है ब्यूटी को लेके, अगर आपने कोई देखा हो तो? खतरनाक तो पता नहीं, बट ट्रेंडिंग तो कोरियन ग्लास स्किन है। क्या होती है, वास्तव में होती है, या किसी की हुई है कि ऐसी स्किन, या फिर उनका तो टेक्सचर ही अलग है ना बिल्कुल? कलर कलर आप ज़्यादा चेंज नहीं कर पाते, एक या दो टोन, एकदम वाइट तो होना नहीं है, क्योंकि पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं करोगे तो उसके अपने प्रॉब्लम्स है, तो पूरी तरह तो कोई सफ़ेद होगा नहीं। और वैसे भी इंडिया में फेयर एंड लवली का ब्रांड नेम चेंज हो गया, बिकॉज इट बिकम्स रेसिस्ट टू से फेयर वाइट, तो इंडिया में ये वर्ड्स यूज़ भी नहीं कर सकते आप पैक के ऊपर। तो कोरियन ग्लास स्किन एक अलग तरह का कमेंट है कि भाई कोरियन ग्लास मतलब फेयर लाइक कोरियन एंड शाइनी, बेसिकली उनका स्किन ब्लेमिश फ्री होता है, तो
विथ टाइप 4 या टाइप 5 स्किन, मतलब डार्क स्किन, मेरे जैसी स्किन है, अगर इसको मैं ब्लेमिश फ्री कर दूँ, शाइनी कर दूँ, तो वो भी अच्छा है। नाओमी कैम्पबेल की स्किन आज भी फेमस है। सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट पीपल शुड एम टू अचीव, की गुड हेल्दी स्किन। तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है सर, मान लो कि किसी ने पहले करा लिया, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया या फिर लिप फिलर हो गए, या फिर कोई आई थिंक चिक भी आज फिलिंग करवाते थोड़ा सी दिखने के लिए, हाँ जो लाइन को करेक्ट करने के लिए, है ना? तो ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो एज से पहले ही करा लिया तो बाद में रिग्रेट होता है कि ये इस टाइम पे नहीं करना चाहिए था? एक्चुअली एजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो सपोज आपने कोई प्रोसीजर करना किया भी है तो आपको टचअप लगेगा, रीडिज़ोल, जैसे आपका जो इसको मिड फेस बोलते हैं, चीक वाला, ठीक है, जैसे जैसे आप एज होते हो तो आपका जो ये जो वी है, ये वी उल्टा हो जाता है, मतलब ये फैट नीचे आ जाता है। तो ये नॉर्मल माइग्रेशन है, आपका बोन कम हो जाता है यहाँ का, तो आपका फेस नीचे से बड़ा लगने लगता है। तो हम क्या करते हैं कि प्रोसीजर्स करते हैं, फेस को ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं, जो नॉर्मल वी बन जाए, तो आप यंग लगोगे। तो ये एक ऐसा है कि आप फिलर करो या थ्रेड प्रोसीजर्स करो या सर्जिकल फेसलिफ्ट करो, इनको करेक्टिव वापस करना ही पड़ेगा, कि एजिंग रुकती नहीं है। कैसे रोक सकते हैं आज तो हम? ये कैसे है, ये सब इसलिए नॉन इन्वेजिव और सेमी जो परमानेंट प्रोसीजर्स नहीं है, तो आप उनका करेक्शन टचअप्स चलता रहता है। तो ये सब तो आप ऑनगोइंग प्रोसीजर्स है। एआई कितना हेल्प कर रहा है सर आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट को, या हेल्प इसमें आया डायग्नोस या नहीं आया? देखो, डायग्नोसिस में तो अभी डायरेक्टली अभी आया नहीं है, पर आ जाएगा। जैसे हमने अभी एक रिसेंटली डिवाइस लॉन्च किया है, फोटो फाइंडर, जिसमें एआई एनेबल्ड सॉफ्टवेयर है, जो सपोज आपके बाल हेयर का वो फोटो लेता है, तो ट्राइकोस्कोपी बोलते हैं हम उसको। तो ट्राइकोस्कोपी में वो बाल काउंट कर लेता है, कितने मुंह वाले बाल है, 3 मुंह वाले है, येलो स्पॉट्स है, वैस्कुलरिटी कैसे है, कितना काउंट है। और आपको ये बेनिफिट कहाँ आता है, सपोज मैंने प्रोसीजर करने से पहले काउंट किया और प्रोसीजर करने के बाद काउंट किया, तो फोटो फाइंडर डिवाइस में आपको काउंट बढ़ा है कि नहीं वो दिख जाता है। तो ये बेनिफिट है, तो इसमें एआई हेल्प कर रहा है। स्क्रीनिंग सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे फोटो फाइंडर में ही स्किन कैंसर जो मेलानोमा बोलते हैं, उसका सॉफ्टवेयर है, जो आपको एक प्रेडिक्टिव वैल्यू देता है कि हाँ ये चांस है हाई रिस्क का। वो डायग्नोसिस नहीं देगा, वो देगा कि दिस कुड बी स्किन कैंसर, जो इंडिया से बाहर बहुत कॉमन है कॉकेशियन स्किन में। तो फोटो फाइंडर जैसा डिवाइस है, वो हेल्प करता है। बट मान लो जैसे आपकी जो कंपनी, वो अगर 17,000 जितने आपने डर्मेटोलॉजिस्ट बोले, अगर सब आपके क्लाइंट बन गए, मतलब मान लो 10,000 आपके क्लाइंट बन गए, तो फिर तो आपका कंपनी श्रिंक हो गया ना, फिर आगे कैसे बढ़ेगा वो? से कंपनी श्रिंक नहीं होती, कंपनी के यूजर बेस बढ़ता रहता है, डॉक्टर्स का भी यूजर बेस बढ़ता रहता है हर साल। बट एक डॉक्टर कितना देखेगा, मतलब एक डॉक्टर की लिमिट होगी कुछ देखने की। उनके नंबर ऑफ क्लिनिक्स भी बढ़ते हैं, और हर साल 1000 1200 डॉक्टर्स तो नए आए। कितने परसेंट से बढ़ रहा है ये मार्केट एवरी ईयर? एस्थेटिक मार्केट का जो रिसर्च डेटा है, वो 10 से 15% का CAGR है, विच इज़ द बिग हाईएस्ट इन द एंटायर स्किन केयर और वो मार्केट में, और ग्लोबली भी वन ऑफ द हाईएस्ट CAGR है। और नंबर ऑफ डॉक्टर्स जो इंडिया में ऐड हो रहे हैं, हर साल बहुत डॉक्टर्स ऐड होते हैं, 1000 1500 डॉक्टर तो ऐड हो ही जाते हैं। तो ये मार्केट बढ़ ही रहा है, और एस्थेटिक में ही लास्ट ईयर से इस साल ऑलमोस्ट क्लिनिक डबल हो गया है। हाँ, बट ये कैसे है, नेसेंट स्टेज पे है, अभी छोटी छोटी प्रोसीजर्स कर रहे हैं, तो इनके पास जब क्लाइंटेल बढ़ेगा तो ये मार्केट बहुत बड़ा होगा। एज ए सीईओ आपका क्या काम है सर, कंपनी में क्या करते हैं आप? सी मैं बिफोर CEO आई एम अ डॉक्टर, मैं हम्म। आई डिड माई MBBS फ्रॉम साइन अल्टीमेट। तो डॉक्टर सीईओ। तो मेरा फर्स्ट एम है कि एक अवेयरनेस क्रिएट करूँ एस्थेटिक प्रोसीजर्स की। सेकंड ऑब्वियसली बिजनेस, आई एम कमिटेड ना, अभी मैं लिस्ट किया है कंपनी जो इन्वेस्टर्स है, दे वांट टू मेक मनी एंड आई माई सेल्फ वांट टू मेक मनी। तो एम तो हमेशा होता है कि हमारी टॉप लाइन बढ़े, बॉटम लाइन अच्छी हो, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। बट इससे ज़्यादा ये है कि ये बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन होगा अगर मैं मार्केट को सही जगह पे कंज्यूमर को ले जाऊँ और वहाँ से वो प्रोसीजर कर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरी ब्रांड को वो एथिकल और रेगुलेटेड समझे और वो मेरे ब्रांड्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर मैंने वो कर लिया, तो आई थिंक वी विल बी अ वेरी बिग कंपनी इन इंडिया। और हम चाहते हैं कि इंडिया में सारी टेक्नोलॉजीज खुद बनाना चालू करें और यहाँ से बाहर जाए। तो मेक इन इंडिया जैसे मोदी जी बोलते हैं, तो हम चाहते हैं कि इंडिया में हम टेक्नोलॉजीज बनाना चालू करें और यहाँ से प्रोडक्ट बाहर रजिस्टर करें। इसी बात पे एक बात याद आ गई, कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, टैरिफ वॉर जो चल रहा था इंडिया और कल भी आया 50% एक्स्ट्रा। राइट चल रहा है। सो मेरी बात अगर पॉडकास्ट के माध्यम से सरकार तक पहुंचती है, तो अगर सरकार
जो अपनी गवर्नमेंट है, चाहे वो करंट गवर्नमेंट हो चाहे नई गवर्नमेंट, कोई भी आएगी जाएगी, बट वो लोगों को लोकल को सपोर्ट करना ही पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर वो आज के टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट नहीं करेंगे तो आने वाली जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग नहीं बनाएगी, वो मीम्स बनाएगी। आई थिंक गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। आई थिंक हैदराबाद में उन्होंने मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री डालने की कोशिश की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि रिसर्च पे काम ज़्यादा होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम ज़्यादा होना चाहिए, जो कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचने पे काम ज़्यादा कर। इंसेंटिव होना चाहिए। हर चीज़ को जीएसटी या टैक्स ब्रैकेट से ना देख के कि ये इंडिया को कितना मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस और कितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दे सकता है, उस हिसाब से भी देखना चाहिए। जैसे एग्जांपल है कि अगर एस्थेटिक मार्केट को आप कॉस्मेटिक ड्यूटी में डाल देते हो, वैसे ही प्रोसीजर्स उतनी होती नहीं है। अगर आप उसको और कम कर दोगे तो ये मार्केट कभी बढ़ेगा नहीं। तो इस मार्केट को अगर बढ़ावा देना है तो इसका टैक्स स्ट्रक्चर सही करना पड़ेगा, इम्पोर्ट ड्यूटीज सही करनी पड़ेंगी, और ये सही होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। दूसरा, रिसर्च और डेवलपमेंट में अगर हमको सब्सिडीज़ मिलती हैं, स्पेशली जो नॉन डिसीज़ रिलेटेड है, क्योंकि डिसीज़ देखो कम होते जाएगा या इवॉल्व होते जाएगा। जैसे मैंने कहा, पहले हम डॉक्टर चेम्बर में जाते थे तो एसटीडीज, गोनोरिया, सिफिलिस, ऐसी ऐसी बीमारियां, लेप्रेसी। आज उन बीमारियों की ज़्यादा बात नहीं होती डॉक्टर चेम्बर में, एक डर्मेटोलॉजी चेम्बर में। आज बात होती है स्किन केयर, स्किन ग्लो। और दांत कांच खुजली कहाँ चले गए वो? चले नहीं गए हैं, वो है पर वो दिखते नहीं है। अच्छा। तो क्या हो रहा है कि आज सेल्फ यूज़ होता है, और जब डॉक्टर के पास एक दांत खाज खुजली वाला बंदा जाता है ना, तो वो बहुत ग्रॉस लेवल पे होता है कि उसको ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये डिसीज़ जो जैसे फंगल इन्फेक्शन है, टीवी पे ऐड चल रही है, मैंने एक स्टेरॉइड और एंटी फंगल क्रीम यूज़ कर ली, घर पे ट्रीट हो गई। बट जब पेशेंट इतना बुरा हो जाता है कि उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ही हैज़ टू कम बैक टू डॉक्टर, और उस लेवल पे वो बहुत आगे जा चुका होता है। तो सेल्फ यूज़ का साइड इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। तो राहुल सर, आपकी क्या लर्निंग रही? आपने इतना साल काम किया अलग अलग कंपनीज में, देन सीईओ बन गए आप, तो क्या लर्निंग रही मेडिकल इंडस्ट्री की आपकी? एज ए डॉक्टर मैं हमेशा चाहता था कि हम लोग एथिकल काम कर रहे हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पैसा तो बनाना है सबको ही। तो पैसा इतना बनाऊं कि खर्चा करने के वक्त ये नहीं समझ पाए कि मैं क्यों करूँ या नहीं करूँ, ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े। बट उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि ये भी ना डर रहे कि मैंने कुछ गलत करके पैसे कमाए हैं। तो ये यही लर्निंग है कि वी हैव टू। और दूसरा, मुझे इंडिया को ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना है थ्रू माय प्रोडक्ट्स एंड हमारा रिसर्च। तो उस पे थोड़ी मेहनत हम कर रहे हैं। कुछ अच्छा मिल जाएगा तो शायद हम वो भी कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सर, अभी कंपनी लिस्ट हुई है। तो एक कंपनी जब लिस्ट होती है, जैसे फाउंडर्स ड्रीम पे आप आए हो, डॉक्टर भी हो और सीईओ भी हो, तो एक कंपनी लिस्ट का थोड़ा प्रोसेस बता पाओगे कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है? सो एक्चुअली जब हमने शुरू किया, हम एनएसए के इमर्ज प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हुए हैं, जो एमएसएमई कैटेगरी में आता है। तो हमारी कंपनी की साइज छोटी है, तो लिस्टिंग एक बहुत टीडियस प्रोसेस है, बिकॉज गवर्नमेंट के बहुत कंप्लाइंसेस है, और बीच में बहुत सारे एमएसएमईज ऐसे आई हैं जिनके पेपर वर्क सही नहीं थे, और गवर्नमेंट ने रूल टाइट करते जा रहे हैं गवर्नमेंट की, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगता है इसमें, बैंकरप्सी में चले। बैंकरप्सी में चले जाता है। तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हुए हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम कंप्लायंस फॉलो करें, हम अपने बिजनेस को सही करें, प्रॉफिटेबिलिटी सही करें, डॉक्यूमेंटेशन सही हो, एनीथिंग दैट वी आर डूइंग इज डॉक्यूमेंटेड एंड ट्रेसेबल। तो एक बहुत जिम्मेदारी वाला काम है टू गेट लिस्टेड। बट इससे ब्रांडिंग भी बहुत अच्छी हुई। वी वेर देयर इन न्यूज़ अक्रॉस ऑल फोरम्स, डिस्कशन अच्छा हो रहा है। आई नेवर थॉट आई विल कम एंड डू अ पॉडकास्ट, बट ये थॉट प्रोसेस भी आई बिकॉज मैं लिस्ट हो रहा हूँ। तो मैं सोचा कि माई इन्वेस्टर्स ऑल्सो शुड नो, माई कंज्यूमर्स ऑल्सो शुड नो व्हाट आकार इज ऑल अबाउट। तो ये एक जर्नी है। आई थिंक लिस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कंप्लायंस एंड एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी। मैं विजिबल रहूँगा तो लोग इन्वेस्ट करने का सोचेंगे और इस बिज़नेस को बड़ा करने का सोचेंगे। सो ये इम्पोर्टेंट तो है। तो आज के इस पॉडकास्ट से ये तो पता चल गया कि आकार करती क्या है और मेडिकल एस्थेटिक्स होते क्या है। सो राहुल सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक्स अ काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई थिंक एज ए डॉक्टर मैं आपके साथ और पॉडकास्ट भी करना चाहूँगा अलग अलग टॉपिक्स पे, लाइक हेयर ट्रांसप्लांट पे हम बात कर सकते हैं, लिप फिलर पे ही बात करनी होगी, तो क्योंकि एक अपने आप में एक वास्ट टॉपिक है, क्योंकि उर्फी जावेद ने करवाया है लिप फिलर, तो वो एक टॉपिक बन चुका है।
तो उस पे बात कर सकते आई थिंक उसने एक चीज़ तो की एटलीस्ट कि शी केम अप एंड एक्सेप्टेड कि किया था, गलत हुआ और करेक्ट की। करेक्ट, बहुत बढ़िया बात। और उसको बहुत लोगों ने गलत तरीके से भी लिया है कि नहीं करना चाहिए। एक्चुअली नहीं करना चाहिए इज़ नॉट द राइट थिंग। गलत भी हुआ है तो करेक्ट होता है। और लिप फिलर एक आर्ट है और हर डॉक्टर एक अलग आर्टिस्ट है। तो आपको क्या चाहिए, और बहुत बार क्या होता है एस्थेटिक मार्केट में ना, पेशेंट ना बॉडी डिस्मॉर्फिक होता है। डॉक्टर मना करता है फिर भी पेशेंट बोलता है मुझे ये चाहिए। डॉक्टर एक्चुअली डॉक्टर्स अपना डिस्क्रिप्शन अगर पाले कि भाई मैं इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, तो आई थिंक एस्थेटिक मार्केट बहुत ब्यूटीफुल मार्केट है और बहुत बड़ा होगा। पर कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है लाइफ से, तो वो करते हैं। अभी रिसेंटली भी आई थिंक वो शेफाली जरीवाल का डेथ हुआ। लॉट ऑफ मिसकम्युनिकेशन किस वजह से हुआ किसी को कोई आइडिया किसी को आइडिया नहीं, सब बस बात करे जा रहे हैं। मैं अभी इस पॉडकास्ट में ये बात इसलिए नहीं करना चाह रहा था कि नेगेटिव में इस बात पे नहीं जा रहा, नहीं। क्योंकि बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये जानना कि इंडिया में वैसे भी आईवी ग्लूटाथियोन रेगुलेटेड नहीं है। वो जिस इंडिकेशन के लिए यूज होता है वो लिवर इंडिकेशन के लिए अप्रूव्ड है, टू मैनेज लिवर डिसीज। और उसके डोज स्टैंडर्ड अप्रूव्ड है। बट उसमें भी बहुत सारे प्रोडक्ट है जो स्मगल होके आ रहे हैं जिसका कोई डोसिंग नहीं है, कोई अप्रूवल नहीं है। सो मे बी एक रीज़न हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी डॉक्टर कर रहा है और गवर्नमेंट भी जो अगर उनको भी मालूम है कि ये प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है अगर स्किन लाइटनिंग में, तो स्टडीज़ करे और उसको रेगुलेट करे और प्रॉपर रजिस्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट्स मार्केट में लाए ताकि मिसहैप्स ना हो। तो बहुत बार ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो चल रहा है उसको चलने ना दे। अगर कंज्यूमर यूज़ ही कर रहा है तो उस पर स्टडी करके उसको वेल डॉक्यूमेंट करना ज़्यादा बेटर आइडिया है। राहुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए, एंड बहुत सारी बातें बताने के लिए अबाउट इस नई इंडस्ट्री के बारे में जो हमको भी नहीं पता थी। आई थिंक व्यूअर्स काफ़ी रिलेट करेंगे, क्योंकि नई चीज़ सबको सीखने को मिलती है। तब मैं थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट कर रहा था तो सर ने बोला था यार अभिषेक जी आपके पॉडकास्ट में ना रोज़ नई चीज़ लेके आते हो आप, और मैंने ये भी चीज़ आपके पॉडकास्ट में देखी, मैंने ये भी चीज़ आपके पॉडकास्ट में देखी। मैंने कहा वाह सर, आपकी वजह से हमारे पॉडकास्ट चल रहे हैं। थैंक यू राहुल सर। थैंक्स अ लॉट।